रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। सभी जनों को नमस्कार। नाट्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के तत्वाधान में नाट्य शास्त्र व्याख्यान माला का सफल आयोजन हो रहा है। इस व्याख्यान माला की प्रथम कड़ी में हमने संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, महान नाटककार, कवि, लेखक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के पूर्व कुलपति, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, मध्य प्रदेश के सर्वोच्च शिखर सम्मान से सम्मानित आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के अद्भुत अकल्पनीय व्याख्यान को सुना और उस व्याख्यान रूप ज्ञान के आलोक से हम सभी प्रकाशित हुए। अब द्वितीय कड़ी की हम बात करते हैं। द्वितीय कड़ी आने वाली 10 जून 2020 को एक ऐसे वरिष्ठ संस्कृत रंगकर्मी, नाट्यकुलम संस्था के कुलगुरु, एक श्रेष्ठ अभिनेता, निर्देशक, आचार्य भारत रत्न भार्गव जी के व्याख्यान को सुनेंगे, जिनका विषय होगा नाट्य मुद्राएं एवं उनकी सफल अभिव्यक्ति के लिए वर्तमान में चुनौतियां। इस विषय पर वे अपना व्याख्यान देंगे। ऐसे आचार्य भारत रत्न भार्गव, जो कि हिंदी अकादमी दिल्ली विशिष्ट कृति पुरस्कार से सम्मानित हैं, साथ ही जोधपुर कला पुरोधा सम्मान से भी वे सम्मानित हैं और आकाशवाणी का श्रेष्ठ पुरस्कार, श्रेष्ठ रूपक पुरस्कार फैले हुए हाथ से वे पुरस्कृत हैं। उन्होंने 11 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया है, जिसमें हम लोग, रोशनी एक नदी है, चित्रलेखा, ऐसे अनेक नाटकों का उन्होंने निर्देशन किया। ऐसे आचार्य भारत रत्न भार्गव जी के व्याख्यान को देखेंगे। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक प्रकाश जी साहब का और नाट्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र के नाट्य निदेशक देवेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके कारण मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं नाट्य मुद्राएं एवं उनकी सफल अभिव्यक्ति के लिए वर्तमान में चुनौतियां इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकूं। बंधुओं, ये अनेक कारणों से ये विषय बहुत दिलचस्प है और ज़रा गहराई से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तुम नाट्य मुद्राओं के बारे में सोचें कि नाट्य मुद्राएं क्या हैं और इनका प्रयोजन क्या है। क्या सभी प्रकार के जो नाटक हैं उनमें नाट्य मुद्राओं का स्थान या नाट्य मुद्राओं की उपयोगिता समान रूप से उतनी ही है, एक सी है, या उसमें भी कुछ अंतर है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अपने देश में मुख्य धारा का नाटक समझा जाता है, उसमें नाट्य मुद्राओं का स्थान या उपयोगिता क्या है। जब मैं मुख्य धारा का नाटक कहता हूँ तो हम स्पष्ट रूप से एक विभाजन रेखा डालने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो प्रयोजन है नाट्य शास्त्रीय नाटक का, उसमें और तथाकथित मुख्य धारा का नाटक, इसमें अंतर क्या है। बंधुओं, वो कारण तो बहुत सारे हैं, उनके बारे में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम जो तथाकथित मुख्य धारा का नाटक कहा जा रहा है उसमें, और जिस नाटक की, जिस नाट्य पद्धति की अपन बात कर रहे हैं, उसके अंतर को संक्षेप में समझने की चेष्टा करते हैं। बंधुओं, ये तो हम जानते हैं कि पूरे विश्व में जो नाटक की पद्धतियां हैं, नाटक का की जो मुख्य सैद्धांतिक धाराएं हैं, जो शास्त्र हैं, वो दो हैं। एक हमारा नाट्य शास्त्र और दूसरा कहा जाता है एरिस्टोटल का पोएटिक्स। एरिस्टोटल के पोएटिक्स में क्या बातें हैं संक्षेप में, उसमें 3 एकताएं, 3 यूनिटीज, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ स्पेस, फिर माइमेसिस यानी अनुकरण, अनुकृति से जो पैदा होता है, और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है विरेचन या कथारसिस।
हमारा जो नाट्य है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। यह हम नहीं समझ पा रहे हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि हमारा नाटक, हमारी नाट्य पद्धति 3 एकताओं का पूरी तरह से खंडन करती है। कोई आवश्यकता ही नहीं है 3 एकताओं की। स्थान की एकता या अभिव्यक्ति के अभिनय की एकता या समय की एकता, उसका ध्यान नहीं रखा जाता, उसका हम खंडन करते हैं पूरी तरह से। पूरे नाट्यशास्त्र में भी और जो संस्कृत के बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं उन सब में इसका खंडन मंडन है। दूसरी चीज़ अनुकरण, बहुत ज़्यादा भ्रम है इस अनुकरण को लेके। लोकवृत्तानुकरण को लेकर के समझा जाता है कि हमारा जो अनुकरण है वो पोइटिक्स के साथ है। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ लोकवृत्त का अनुकरण है। भावाभिव्यक्ति के लिए तो भावानुकीर्तन की बात है। यह अनुकीर्तन क्या है, इसकी बहुत विशद व्याख्या हम सब जानते हैं। अभिनव भारती ने बहुत सुंदर तरीके से की है कि ये अनुकरण असंभव है। तीसरी चीज़ जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे हमें गौर करना चाहिए, उनका जो लक्ष्य है नाटक का, जिसे हम आज मुख्य धारा का कह रहे हैं, वो है विरेचन, कथारसिस। यानी ट्रेजेडी के माध्यम से, वो कॉमेडी को तो एरिस्टोटल नकार देते हैं, ट्रेजेडी के मतलब त्रासदी के माध्यम से अभिनेता मुख्य चरित्र की जो त्रासदी होती है, यातना होती है, पीड़ा होती है, उसे देखकर दर्शक का मन द्रवित होता है, उसके मन में सहानुभूति और दुख का संचार होता है। उस संचार उसके हृदय को आंसुओं से भिगोता है, सहानुभूति से भिगोता है, उसका रस, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, उसे वो विरेचन कहते हैं। त्रासदी के माध्यम से उनके यहाँ उसे उपलब्धि माना जाता है, दर्शक के हृदय को विरेचन करना। हमारा लक्ष्य वो बिल्कुल विपरीत है। वो है रस। रस की निष्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में अपने को ज़रा गौर से देखना है। इस रस को हम कहते हैं ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्म को प्राप्त करने के आनंद का सगा भाई। ब्रह्म को प्राप्त करने का जो आनंद है वो तो सिद्ध पुरुष और ऐसे लोग करते हैं जो सांसारिक कार्य व्यापार से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। लेकिन नाटक में तो कार्य व्यापार है, जीवन के विविध प्रसंग हैं, तो उसका सहोदर, उसका सगा भाई। बंधुओं, ये जो रस का की व्याख्या हमारे नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने और फिर आनंद वर्धन ने की है, वही मूलतः हमें मुद्राओं और भंगिमाओं की आवश्यकताओं का एहसास कराती हैं। ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो पाश्चात्य नाटक है, आप ज़रा देखेंगे, ये शब्द बहुल है, गद्यात्मक है, संवाद सारा कुछ संवादों के माध्यम से कहा जाता है। हमारे यहाँ नाटक दृश्य काव्य कहते हैं। ये दृश्य काव्य क्या है बंधुओं? ऐसा दृश्य जो कविता का सा आनंद दे, ऐसा सुख दे, या ऐसी कविता जिसे दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जा सके। दोनों ही चीज़ों में एक काव्यात्मकता है, एक ध्वनि है, व्यंजना है, अभिधा नहीं है। जो संवादों के माध्यम से नाटक, जैसे हम पाश्चात्य नाटकों की बात नहीं करते, अपने देश में लिखे जाने वाले नाटकों की बात करते हैं। मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे, संवाद संवाद संवाद। हम उस नाटक को देख करके, ऐसा नहीं है कि वो पाश्चात्य, उसके सारे चरित्र पाश्चात्य हैं और भारतीय नहीं है। परिवेश भारतीय है, समस्या भारतीय है, लेकिन जो शैली है वो हमारी अपनी शैली नहीं है। वो भास की या कालिदास की या भवभूति की या शूद्रक वाली शैली नहीं है। उस शैली में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर ये है कि हम अपने नाटक में सारी चीज़ें गद्य के रूप में नहीं प्रस्तुत करते, हम कविता के दृष्टि से उसे प्रस्तुत करते हैं। और हमारे यहाँ जो प्रस्तुतिकरण शैली है उसमें मुद्राओं का और भंगिमाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसको हम ज़रा विस्तार से कहने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बंधुओं, ये ज़रा सोचो कि भरत मुनि ने अभिनय के जो 4 अंग बताए हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक,
उसमें आंगिक को सर्वप्रथम क्यों रखा भाई? जबकि हम पाश्चात्य नाटकों में देखते हैं वो तो वाचिक है, वाचिक प्रधान है, और हमारे यहाँ जो लिखे जा रहे हैं नाटक पाश्चात्य पद्धति के वो भी वाचिक प्रधान है। शब्द 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 बहुल, शब्दाश्रित। या आंगिक का महत्व क्यों है? बंधुओं, भरत मुनि कहते हैं कि अभिव्यक्ति के लिए आंगिक अभिनय यानी मुद्राओं और भंगिमाओं के द्वारा जो अभिनय किया जाता है, जो भावों का संप्रेषण होता है, वो प्रमुख है। वाचिक सहायक है, बाद में आता है। ये आंगिक हमारे शरीर को, सारे शरीर को किस तरह संचालित करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम इसकी जो पराकाष्ठा या चरम उत्कर्ष जो है, वो सात्विक अभिनय है, वो कैसा है और क्यों है? हम एक बात ये तो हम जानते ही हैं कि हमने कहा कि रस अपने नाटक का चरम लक्ष्य है, प्रयोजन है। रस सिद्धि ही दर्शक के मन में जो रस सिद्धि हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, वही हमारे नाटक का प्रयोजन। ये रस की व्याख्या हम इस तरह से करें, ये बताएं। देखें, रस को हमने 8, कुछ लोग 9, लेकिन हम शांत रस को नहीं मानते। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानका, बीभत्स, अद्भुत, ये 8 रस। बंधुओं, श्रृंगार तो रस की निष्पत्ति आनंदित करने में सहायक हो सकता है, समझ में आता है। हास्य भी समझ में आता है। ये जो करुण है, जिसका भाव शोक है, वो हम जब शोक की अभिव्यक्ति करते हैं तो दर्शक के मन में आनंद का संचार कैसे करता है, वो रस कैसे बन जाता है। भयानक दृश्य या बीभत्स, जुगुप्सा, भय, ऐसा दृश्य, ऐसे भाव जब प्रकट करते हैं अभिनेता के माध्यम से नाटक में, तो दर्शक को वो आनंदित कैसे करता है। हमने तो भयानक को और बीभत्स को और करुण रस यानी ब्रह्मानंद सहोदर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं वो रहस्य छिपा हुआ है, नाट्य मुद्राओं का और नाट्य भंगिमाओं का योगदान या उनकी सफल अभिव्यक्ति की आवश्यकता। मित्रों, जब हम करुण या शोक के भाव को या बीभत्स को या भयानक दृश्य को यथावत प्रस्तुत करते हैं मंच पर, जैसा जीवन में होता है वैसा का वैसा जीवन के अनुकरण को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, तो शोक दर्शक के मन में विरेचन ही लाएगा। उसके दर्शक अगर मृत्यु का एक दृश्य है या कोई बहुत ही भयानक दुर्घटना है या एक बहुत ही शोक का, रोहिताश हरिश्चंद्र कफन मांग रहे हैं तारामती से और वो तारामती रो रही है, उसको अगर हम यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित है दर्शक के मन में आंसू आएंगे और रोएगा, विरेचन होगा। लेकिन हम उस दृश्य को क्या करते हैं, हम मुद्राओं, भंगिमाओं, संगीत और चारी के माध्यम से बहुत अधिक आकर्षक और ऐसा सौंदर्य बोध वाला उस तरह प्रस्तुत करते हैं कि वो शोक का जो भाव है वो दर्शक को आनंदित करता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, हम शायद उससे बात साफ हो जाएगी। ये संगीत का लता मंगेशकर के गाने का उदाहरण है। क्षमा करें, मैं नाट्यशास्त्र की बात करते हुए लता मंगेशकर के गाने का उदाहरण दे रहा हूँ समझने के लिए। एक उनका बहुत प्रसिद्ध गीत है, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। जो उनकी याद करो कुर्बानी, जो वो गाना हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, शोक भी होता है, हमें आनंद भी आता है और आनंद के आंसू निकलते हैं। हम हाय हाय करके छाती नहीं पीटते, जैसे मृत्यु के दृश्य को देख करके दुख होता है, वैसा दुख नहीं होता।
ये जो हम यथार्थ को संगीतमय, नृत्यमय, मुद्राओं, भंगिमाओं, ध्वनियों के माध्यम से आकर्षक बनाते हैं और अधिक सौंदर्यशाली बनाते हैं, जीवन के विविध प्रसंगों को यथावत जैसा जीवन में होता है वैसा नहीं रखते, उसको अधिक आनंदित करने के लिए हमारी एक विशेष पद्धति है, शैली है, जिसमें मुद्राओं का और भंगिमाओं का विशेष स्थान है। मित्रों, अभिनय के तो 4 अंग, उन्होंने वाचिक, आंगिक के बाद वाचिक को बताया। वाचिक का नाट्यशास्त्र में 15वें अध्याय में जिक्र करते हैं वाचिक का। 6ठे अध्याय रसाध्याय, 7वां भावाध्याय, और फिर 8, 9, 10, 11, 12 चारी और अंगहार, करण, इनकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। आज उनको हम, जैसा कि उन्होंने कहा है 108 करण की बात की है, हम नहीं जानते हो 108 करण उस जमाने में कैसा होता था, आज नहीं हो सकता। कोई भी आचार्य, बड़े से बड़ा आचार्य भी नहीं कर सकते। पद्म सुब्रमण्यम ने कुछ चारियों की और आंगिक मुद्राओं की, भंगिमाओं की को फिर से गठित करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो मुख्य धारा का अंग नहीं बन सका हमारे नाट्यशास्त्र में भरत मुनि। इसीलिए शायद 36वें अध्याय के अंत में जब वो नाट्यशास्त्र का समापन कर रहे हैं तो विशेष रूप से कहते हैं, ख़ास तौर से, कि मैंने इस वक्त हमारे समाज में जो प्रचलित पद्धतियां हैं उन सब का जहाँ तक संभव हो सका है इसमें समावेश कर लिया है। आने वाले समय में जो नाट्याचार्य हैं, लोक व्यवहार को देखते हुए इसमें संशोधन, परिवर्तन कर लें। जो बातें नहीं कही जा सकती हों या कही जाने से छूट गई हों, उनको नाट्याचार्य, यानी जो नाट्य को समझते हैं, गुरुजन, ऐसे लोग लोक व्यवहार को देखते हुए अपने समय के अनुसार, अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें समावेश कर लें। ये कितनी बड़ी बात है। शास्त्र, जैसे कहा जाता है कि पत्थर की लकीर है, ब्रह्म वाक्य है, उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। पूरे नाट्यशास्त्र में लगभग 11 स्थानों पर भरत मुनि ने अलग अलग अध्यायों में इस बात का जिक्र किया है कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो अंतिम नहीं है, आने वाले समय में अपने समाज की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन, संशोधन कर लें। लेकिन जो मूल तत्व हैं उनका पालन करना वो हमारा अभिप्राय है, वो हमारा निष्ठ है, वो हमारा धर्म है, वो नाट्यशास्त्रीय पद्धति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारा पुनीत कर्तव्य है। इस बात को हमें समझना चाहिए। बंधुओं, एक बात, ये जो भाव हैं ये हमारे शरीर का संचालन कैसे करते हैं, जिसे सात्विक भाव कहते हैं, कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, आंसू आ जाएं, या पसीना पसीना हो जाए। ये कैसे होगा? क्या सात्विक अभिनय पूरी कल्पना है, या नाट्य मुद्राएं या भंगिमाएं इसमें कोई विशेष योगदान देती हैं? इसके कुछ उदाहरण हम प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। बंधु, इमली तो जानते हैं ना, बड़े उसका स्वाद भी और स्वरूप भी आपको मालूम होगा। मैंने कहा इमली, और अगर आप इमली से परिचित हैं तो शायद आपके मुंह में थोड़ा पानी आ गया हो, या जहाँ आप एक कल्पना कीजिए कि हम जो बैठे हुए हैं अपने कमरों में नहीं बैठे हुए हैं, एक जंगल में, उपवन में, आश्रम में, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, जैसे पुराने ज़माने में आश्रम होते थे, बातचीत होती थी, उपनिषद जैसे कहते हैं, ऐसा वहाँ बात चर्चा चल रही है, आनंदित हो रहा है, और अचानक सिंहनाद सुनाई दे, सचमुच शेर की आवाज़। क्या होगा? हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। या हम कोई ऐसा दृश्य देख लें, भयानक एक्सीडेंट जो हमने कभी देखा ही नहीं हो, और देख करके ऐसी जुगुप्सा हो, क्या होगा? हमारी
हमारा चित्त विचलित हो जाएगा, हम कहेंगे ना ना ना। बंधु ज़रा इसो ज़रा ये जो मैंने 3 सिचुएशंस बताई हैं इनका ज़रा विश्लेषण करें। पहले तो इमली, इमली का नाम सुनकर के आपके मुंह में पानी आया, कैसे हुआ, क्या हुआ? इमली शब्द के साथ आपके स्मृति कोश में, मस्तिष्क में एक पहले से एक स्वाद आरक्षित है इमली के जरिए से जो आपने प्राप्त किया है। जब इमली शब्द आपने सुना, कानों से सुना, और वो शब्द आपके स्मृति कोश में, मस्तिष्क में गया, और वहाँ जो आपका अनुभव था, संरक्षित अनुभव, वो अनुभव आपके पूरे शरीर में आया और आपके मुंह में पानी आ गया। आपके मुंह में इमली नहीं थी, आपके मुंह में वो विचार जो मस्तिष्क के जरिए से आया, उसने वो पानी बनकर आ गया। आपने सिंहनाद सुना, सिंह को देखा नहीं, लेकिन सिंह की आवाज कानों में पड़ी, आपके मस्तिष्क में गई। मस्तिष्क में जो आपका स्मृति कोश है, वहां एक भयानक और ऐसा जो मृत्युमुखी, विकराल, नष्ट कर देने वाला है, वो अनुभव आपके सारे शरीर को रोमांचित कर दिया उसने, और रोंगटे खड़े हो गए। या एक एक्सीडेंट आपने देखा। कहने का मतलब ये कि हमारी आँख, नाक भी, आप हम कहीं हलवाई की दुकान पे जाते हैं और अब बहुत ही अच्छी खुशबू बन रही है, अंदर खुशबू आ गई और मुंह में पानी आ गया, अरे यार बहुत ही बढ़िया चीज़ बन रही है, वाह वाह, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, पानी आ गया। नाक, आँख, कान, मुंह, इनके जरिए से जो आपके स्मृति कोश में जो भाव हैं, स्मृतियाँ हैं, वो मस्तिष्क आपके सारे शरीर को संचालित कर रहा है। इसका अगर हम अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो फिर हमारा अभिनय सात्विक अभिनय होगा। चित्त वृत्ति को पूरी उसी तरह से संप्रेषित करने में सक्षम हो जाएगा जैसे मैं यहाँ, अभी कोई भय की बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसा अभिनय करूं और दर्शक को लगे कि सचमुच डरा हुआ है, तो वो उस अभिनय को एप्रिशिएट करेगा, उस अभिनय को देख के डरेगा नहीं, वो कहेगा वाह कितना सुंदर अभिनय, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं सचमुच डरा हुआ नहीं हूँ। वास्तव में, यथार्थ में मैं, मेरे आसपास कोई डर की चीज़ नहीं है। मैं अनुभव के ज़रिए से, मैं अपने अभ्यास के ज़रिए से उस डर के भाव को अभिव्यक्त कर रहा हूँ। ये जो मैंने अपने शरीर को जिस तरह से संचालित किया है, वश में किया है, उसके ज़रिए से मैं भाव को संप्रेषित कर रहा हूँ अपने भावों और अपनी मुद्राओं और अपनी भंगिमाओं के ज़रिए से। तो दर्शक कहेगा वाह क्या बात है, विरेचन नहीं होगा, रस की निष्पत्ति होगी। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। एक प्रयोग में हम इसका, ये कैसे आता है काम में, मुद्राएं और भंगिमाएं, और इसकी क्यों आवश्यकता होती है, इसको आप ज़रा देखें। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ा हुआ है हमारा, बहुत बार पढ़ा है, बहुत अच्छी व्याख्या की है, और बहुत सारे दृश्य हैं। मैं एक दृश्य की बात करता हूँ। कर्ण ऋषि, शकुंतला मालूम होता है कि गर्भवती है, और वो शकुंतला को दुष्यंत के राजमहल की तरफ भेजते हैं। रास्ते में अंगूठी खो जाती है, लेकिन शकुंतला को मालूम नहीं है कि अंगूठी खो गई है, गिर गई है। वो जाती है राजमहल में, और वहाँ जब दुष्यंत ये सुनते हैं कि एक वन कन्या, दुर्वासा ऋषि के शाप की वजह से हुआ है ये प्रसंग,
इस बात को छोड़ दें, एक वन कन्या ये कहने के लिए आई है कि मैं उसका पति हूँ, मैंने उससे विवाह किया है, वो गर्भवती है, उसकी कोख में मेरा रक्त है, चकित है। और बातचीत, उस दृश्य का ध्यान कीजिए, शकुंतला और दुष्यंत के बीच में संवाद। पहले तो जो उसके आसपास के लोग हैं वो शकुंतला के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब दुष्यंत सारा चीज़ों का खंडन करता है तो शकुंतला को विवश होकर के कुछ प्रसंग सुनाने पड़ते हैं कि देखिए तब ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था, उसे याद नहीं आता है। और वो अंगूठी की बात करती है और देखती है कि वो अंगूठी भी नहीं है। फिर वो कहता है कि स्त्रियाँ बड़ी चतुर होती हैं और जो कोकिला है वो अपने अंडे कौओं के घोंसले में रख देती है, आदि आदि बहुत सारे। और मतलब ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि शकुंतला जो है दुराचारिणी है, और उस पर दूसरा आक्षेप सभा भवन में सारे लोगों के सामने ये बात हो रही है। और शकुंतला एक शब्द, एक गाली, एक बहुत बड़ी गाली सभासदों के सामने दुष्यंत को देती है। वो कहती है अनार्य। ये अनार्य शब्द, आर्य हम जानते हैं पति को क्या कहा जाता है, आर्यपुत्र। अनार्य, इससे ज्यादा बड़ी कोई गाली कोई नारी अपने पति के लिए ध्यान रखिए नहीं दे सकती। वो इतनी बड़ी गाली का प्रयोग कर रही है भवन में सब लोगों के सामने। हम जरा सोचें कि ये अनार्य कहने से पहले शकुंतला के मन में क्या क्या भाव रहे होंगे, कैसी कैसी यातना उसने भुगती होगी। ये शब्द उच्चारित करने से पहले उसका शरीर कांप गया होगा, एक रोम रोम दुखी हो गया होगा। इतना बड़ा कलंक जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती, दूसरे लोगों के सामने उसका पति जिसने उसका वर्ण किया कण्व ऋषि के आश्रम में, कण्व ऋषि की अनुपस्थिति में, वो उसे इतना लज्जित दुराचारी घोषित कर रहा है, दुराचारिणी। क्या कुछ उथल पुथल रही होगी। और अनार्य शब्द का उच्चारण करने से पहले शकुंतला की क्या भाव भंगिमा होंगी, क्या मुद्राएं होंगी, वो किस तरह से प्रस्तुत करेगी अपने आप को स्टेज पर, रंगमंच पर, दर्शकों के लिए, कि अनार्य कहने से पहले उसके सारे शरीर में किस तरह का उद्वेलन हो रहा है, उसकी चित्त वृत्ति क्या है, और वो अनार्य कहने के लिए क्यों विवश हो गई है। सारा शरीर उसका उसे दुष्यंत के प्रति घृणा और क्रोध से भर देता है, और कैसी विवशता में उसके मुंह से निकला होगा अनार्य। बंधुओं, अब आप जरा सोचिए कि मुद्राएं और भंगिमाएं नहीं हो, और ये सीधा सीधा वो कह दे जैसे यथार्थवादी नाटकों में होता है अनार्य। क्या उसका प्रभाव वही होगा जो मुद्राओं भंगिमाओं के साथ, यानी पहले मुद्राएं भंगिमाएं, उसके बाद वाचिक, पहले आंगिक फिर वाचिक, उसका जो प्रभाव होगा कितना गुना, कितना जबरदस्त होगा, दर्शक को विचलित कर देगा और आनंदित भी करेगा। ये है हमारी नाट्य पद्धति। मैं एक उदाहरण और देता हूं। भास का नाटक, ये मैं जो बहुत ही अपने प्रचलित और जाने माने नाटक हैं उनका जिक्र कर रहा हूं, जिससे अपनी बात स्पष्ट कर सकूं। मध्यम व्यायोग हमने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक दृश्य, घटोत्कच और भीम का युद्ध। भीम ने बातचीत में मालूम कर लिया है कि घटोत्कच मेरा बेटा है। घटोत्कच को पता नहीं है कि भीम उसका पिता है, और वो युद्ध के लिए भीम आजमा रहा है कि घटोत्कच कितना बलवान हुआ है या नहीं हुआ है, देखें जरा।
इसमें कितना जोर है, कितना प्रस्तुत है, कितना वीर है तो मेरा बेटा, लेकिन इसकी क्षमता कितनी है। और वो युद्ध के लिए उसे उकसाता है कि वृक्ष, बहुत बड़ा भारी वृक्ष घटोत्कच उखाड़ कर और भीम पर फेंकता है, और भीम उस वृक्ष को थाम लेते हैं और पटक देते हैं। देखता है कि अरे, घटोत्कच देखता है कि इस पर असर नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ा शिलाखंड उठाता है और शिलाखंड उठा करके और भीम पर फेंकने की कोशिश करता है। भीम उसे भी आनंदित करके उठाते हैं। परंतु ये दृश्य हो रहा है, स्टेज पर हो रहा है। युद्ध तो बहुत जरूरी है, अगर मध्यम आयुगम करना है तो घटोत्कच और भीम दोनों के युद्ध को तो दिखलाना ही होगा। क्या हम सचमुच एक बहुत बड़े वृक्ष का रेप्लिका, कृत्रिम रूप बना के थर्मोकोल का, उस पर पेंट करके तने के वृक्ष जैसा भूरा और पत्ते वगैरह ऐसा कुछ करके घटोत्कच के हाथ में दें, जैसे वो यथार्थवादी तरीके से जैसे पेड़ उखाड़ने का अभिनय कर रहा है और फिर उसको फेंक रहा है और फिर भीम उसे संभालते हैं। या शिलाखंड, इतना बड़ा भारी शिलाखंड, उसकी प्रतिकृति बनाई जाए नकली, उसको वो उठाए, वहाँ ना वृक्ष है और ना शिलाखंड है। उस शिलाखंड उठा रहा है घटोत्कच, जो शिलाखंड नहीं है स्टेज पर वो उठा रहा है अपने हाथों से, और उसके एक एक स्नायु तनाव में भरा हुआ है, जैसे कुछ इधर उधर जो करते हुए शिला, ये बतलाते हुए दर्शकों के कितना भारी है, उसका भार, उसका वजन वो दर्शक को बतलाते हुए उठाता है और फिर फेंकता है। और फिर इसी तरह वो हंसते हुए वो शिलाखंड को उठा लेते हैं भीम और रख देते हैं। ये दृश्य, इसमें भाव मुद्राएं, भंगिमाएं अगर नहीं हो तो क्या प्रभावकारी बन पाएगा? क्या यथार्थवादी तरीके से इस दृश्य को किया जा सकता है? उतनी ही सफलता से जितनी सफलता से वो काल्पनिक वृक्ष और काल्पनिक शिलाखंड प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दर्शक को कितना आनंद आएगा जब एक काल्पनिक शिलाखंड को उठाते हुए, झेलते हुए, फेंकते हुए देखेंगे, तो उनकी कल्पना शक्ति जागृत होगी। वो सब कुछ ये थाली में परोसे हुए भोजन की तरह से नहीं है। दर्शक की कल्पना शक्ति जागृत होती है कि अच्छा ये कर रहा है, वाह वाह वाह, क्या बात है, कितने अद्भुत तरीके से कर रहा है, कितनी अच्छी अभिनय क्षमता है इसमें, इस अभिनेता में, और वो आनंदित होगा। बंधु, एक नाटक की मुझे और याद आती है। ये मैं वो प्रसंग बता रहा हूँ जहाँ मुद्राएं और भंगिमाएं वाचिक से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भट्ट नारायण का एक नाटक है वेणी संहार, पढ़ा होगा आपने। महाभारत के प्रसंग को बहुत नए तरीके से उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की, और बहुत ही रोचक दृश्य वो है जब पांडवों के शिविर में एक राक्षस चारवाक, उधर भीम का और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है, और द्रौपदी ने, युधिष्ठिर ने ये प्रण लिया है कि अगर मान लो दुर्योधन की बजाय भीम को कुछ हो जाता है तो द्रौपदी ने कहा है मैं चिता में जल के मर जाऊंगी। ऐसी स्थिति में एक राक्षस एक मुनि का वेश धर के चारवाक आता है और एक षड्यंत्र के तहत, और आके बताता है कि मैं वहाँ से आया हूँ, भयंकर युद्ध हो रहा है, और उसने, दुर्योधन ने अर्जुन को तो मार डाला है, वो तो मर गया, और अब भीम का और दुर्योधन का युद्ध चल रहा था, और दुर्योधन को क्षत विक्षत हो गया भीम, और दुर्योधन भीम को भी मार रहा है। और मैं अभी चल करके आया हूँ, ये समाचार मिला है कि दुर्योधन ने
भीम का वध कर दिया है और दुर्योधन इधर आ रहा है। और ये सुनकर उसकी बात पर विश्वास करके वो द्रौपदी कहती है कि चिता बनाओ मेरे लिए, मैं जल के मर जाऊंगी। वो चिता की तैयारी करती और दूसरे जो और लोग हैं शिविर में वो बिल्कुल मदद नहीं करते। तो युधिष्ठिर चिता द्रौपदी के लिए चिता बनाने की तैयारी करता है और द्रौपदी ये उसके चारवाक की बात सत्य मान करके चिता में मरने के लिए तैयार है। चिता जल रही है, कूदने के लिए तैयार है। तभी भीम आता है। भीम का सारा शरीर रक्त स्नात है और वो हंसता हुआ आ रहा है। द्रौपदी समझती है कि दुर्योधन आ रहा है। चूंकि वो रक्त स्नात है, पहचान नहीं पाती और वो चिता की तरफ बढ़ती है। और भीम, क्योंकि वो विजयी है, उसने दुर्योधन को मारा है, वो कह रहा है द्रौपदी से, अब यहाँ वाचिक महत्वपूर्ण नहीं है, दुर्योधन के हाव भाव, वो कह रहा है रुक जाओ रुक जाओ, तिष्ठ तिष्ठ। और द्रौपदी समझ रही है कि आया मेरा अपहरण करने के लिए और वो चिता में जल के मरने के लिए तैयार है। बंधुओं, यहाँ कौन सी भाषा काम में आएगी द्रौपदी की मनस्थिति को प्रकट करने के लिए? केवल उसकी मुद्राएं हैं और भाव भंगिमाएं हैं कि वो जो असत्य है उसको सत्य समझ रही है। दुर्योधन जो कि मारा जा चुका है और भीम को दुर्योधन समझ रही है। कितनी एक ऐसी विलक्षण स्थिति है, इतनी नाटकीय स्थिति है और इतनी उत्तेजक स्थिति है कि अगर सही तरीके से अभिनेताओं ने इस दृश्य को दुर्योधन भीम की भूमिका में और द्रौपदी की भूमिका में जो अभिनेता हैं उन्होंने अगर इसको सही तरीके से प्रस्तुत किया तो जो द्वंद्व है असत्य को सत्य समझने का और अपने जीवन को विसर्जित करने का, ये जो दृश्य है ये इतना अधिक कलात्मक और सौंदर्य बोध को जन्म देने वाला है। ये मृत्यु से संबंधित भय को उत्पन्न करने वाला है। लेकिन अगर इसका अभिनय बहुत अच्छे तरीके से मुद्राओं और भंगिमाओं के जरिए से किया जाए तो चारी जो है वो चलता हुआ जो आएगा वो सामान्य तरीके से चलता हुआ नहीं आएगा। वो ये नाटक संयोग से भूमिकेश्वर ने किया था और इसका रूपांतर मैंने ही किया था उनके लिए। तो मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि इस दृश्य को निर्देशक कैसे करता है, वो भाव भंगिमा का मुद्राओं का प्रयोग कैसे करता है, क्योंकि यहाँ तो वाचिक तो है नहीं उसे प्रस्तुत करने के लिए। तो मैंने एक छोटे से ब्रैकेट में ज़रा कुछ संकेत दिए थे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भूमिकेश्वर ने जिस तरीके से इसे प्रस्तुत किया वो सचमुच वही है हमारी नाट्य पद्धति, वही है मुद्राओं और भंगिमाओं की भाषा का सदुपयोग, सफल अभिव्यक्ति। ये नाटक के आनंद को कई गुना बढ़ा देती है। एक मुझे प्रसंग याद आता है, शायद आप में से कुछ लोगों ने कुटियाट्टम देखा हो, दक्षिण का, केरल का। और नाट्य धर्मी पद्धति है जो अपने देश में अभी तक चली आ रही है। और अगर आप लोगों को देखने का मौका नहीं मिला तो मेरा निवेदन है कि देखिए कि उसमें बहुत सारी वो सामान्य मुख्य धारा के नाटक से बहुत अलग है, क्योंकि वो शास्त्र प्रधान है, उसका प्रयोग हो रहा है और आज तक हो रहा है। बहुत सारे तत्वों का जो नाट्यशास्त्रीय तत्व हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। मैं एक आपको दृश्य बतलाता हूँ उसका। कैलाश विजय अमारून माधव चाक्यार बहुत बड़े गुरु थे कुटियाट्टम के। मेरा सौभाग्य कि मुझे उनका अभिनय देखने का मौका मिला। मणिमाधव चाक्यार का भी कभी अभिनय देखने का मौका मिला। ये तीन गुरु थे, रामा चाक्यार, मणिमाधव चाक्यार और अमानूर माधव चाक्यार। तो मैं दो लोगों को तो देख सका, लेकिन रामा चाक्यार गुरु को मैं नहीं देख पाया। अमानूर माधव चाक्यार के एक दृश्य जो मुझे आज भी रोमांचित कर देता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैलाश विजय, रावण
भगवान शिव की आराधना कर रहा है और भगवान शिव न तो प्रसन्न है और वो चाहता है उनकी आराधना करे और उनसे वर प्राप्त करे, अमर होने का जो भी उसने फिर बाद में वर प्राप्त किया। शिव जब उसकी तपस्या से प्रसन्न नहीं होते हैं तो कैलाश पर्वत को उठाता है। अमारू माधव चाक्यार स्टेज पर अकेले हैं। कुताम्बलम में वो दृश्य हो रहा है, केरल में, इरंजलाकुड़ा के कुताम्बलम में। अब अमानूर आते हैं स्टेज पर और पहले तो वो कैलाश पर्वत की विशालता को, यहाँ से वहाँ तक इतना ऊंचा, इतना बड़ा, उसको अपनी मुद्राओं और भंगिमाओं से, जब कैलाश पर्वत नहीं है उसे उपस्थित करते हैं, उसे प्रकट करते हैं। दर्शकों के मन में वो कल्पना जागृत कर देते हैं कि कैलाश पर्वत इतना बड़ा है। और फिर वो अपने हाथों से उस पर्वत को उठाने का, तो उसकी भाव भंगिमा, अमानूर माता जो अभी 2 क्षण पहले बहुत ही सहज बैठे हुए थे, उनका एक एक रोम तनाव में, आंखें जलती हुई और पूरी शक्ति के साथ, जैसे जन्म मरण का प्रश्न है, वो उठाते हैं उसको और उठाते हैं और उठाते हैं और उठाते हैं। आपने वेट लिफ्टर्स को देखा होगा, प्रतियोगिताएं देखी होंगी। जब वो वेट उठाते हैं तो उनके शरीर की एक एक मांसपेशी, पैरों के नख से लेकर के मस्तिष्क के बालों तक, वो कौन से, उस शरीर के अवयव का कौन सा भाग ऐसा है जो वजन को उठाने का परिचय देने में असमर्थ हो। पूरा शरीर बोलने लगता है वेट लिफ्टर का। वेट लिफ्टर के हाथ में तो वेट है, वजन है, तो वो बहुत ही सहज रूप से और उसे उठाता है, उसका शरीर बोलता है। लेकिन अमानूर माधव चाक्यार के हाथ में तो एक छोटा सा कंकर भी नहीं है और एक विशाल कैलाश पर्वत, वो जो नहीं है स्टेज पर, उसे उपस्थित करते हैं और उसे उठाने, जो नहीं उठा रहे हैं वो उसे उठाने का अभिनय कर रहे हैं। बंधुओं, ये जो हमारी अभिनय की भाषा है, ये अद्भुत है, सारे संसार में विलक्षण है और यही है हमारी शक्ति, अभिनय की शक्ति, जो हमारे सारे संसार के अभिनय के जो सूत्र हैं, अभिनय की पद्धति हैं, उनसे अलग करती है हमारी पद्धति को। इसकी रक्षा करनी है, इसकी सफल अभिव्यक्ति करनी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको और देता हूँ। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये लग सकता है कि जो मैंने अभी जितने उदाहरण दिए संस्कृत नाटकों के दिए हैं और वर्तमान संदर्भ में इसका उपयोग कैसा होगा, क्या होगा, मुद्राओं, भाव भंगिमाओं की अभिव्यक्ति के संदर्भ में, इसलिए मैं एक वर्तमान स्थिति, आज की स्थिति की बात कर रहा हूँ। शंभु मित्र का आपने नाम सुना होगा। उनकी एक पुस्तक है काके बोले नाट्यकला। नाट्यकला किसे कहते हैं, उसका शीर्षक है किसे कहते हैं नाट्यकला। उसमें एक प्रसंग है, जरा गौर से सुनिए, बिल्कुल आज की बात है। कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि मैं एक मेरी एक प्रेयसी हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ और बहुत लंबे अरसे से मैं उनसे मिला नहीं हूँ, देख नहीं पाया हूँ। समाचार मिला है कि वो आने वाली हैं और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जैसे मैं पुराने एल्बम देख रहा हूँ, चित्र देख रहा हूँ, पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ कि कैसे कैसी स्थिति है। अचानक मैं देखता हूँ कि दरवाजे पर आहट हुई। मैं मुड़ता हूँ तो वो खड़ी हुई है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। अब ये स्थिति, वो उसकी स्मृति में डूबे हुए हैं, बहुत वर्षों के बाद मिल रही है और दरवाजे पर वो आ गई है। वो शंभु मित्र कहते हैं, मैं उसकी तरफ बढ़ूँगा, बढ़े बिना रह नहीं सकता। किस तरह बढ़ूँगा? ठप ठप करके, जैसे सैनिक दा 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 दा। और क्यों? बहुत ही भद्दा लगेगा,
कैसे? तो शायद नृत्यात्मक मुद्राओं के ज़रिए से, जैसे मैं हवा में तैरता हुआ जा रहा हूँ, और वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दर्शकों को अतिरंजित लगे, स्वाभाविक लगे, सौंदर्यात्मक लगे। इस तरह से मैं चलूँगा, वो यथार्थवादी चलना नहीं होगा। वो मुद्रा और भंगिमाओं के साथ मेरा सारा शरीर, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरी भौहें, मेरे कपाल, सब कुछ उसको पूरी तरह से आलिंगनबद्ध करने के लिए आतुर हैं। वो आतुरता मैं कैसे प्रकट करूँगा? कुछ बोल नहीं सकता, शब्द नहीं है, मैं तो उसकी तरफ जा रहा हूँ। यह आतुरता प्रकट करने के लिए आपको मुद्राओं और भंगिमाओं पर पूरा एकाधिकार अभिनेता को रखना होगा। वो कैसे किया जाए, ये उदाहरण इतना, इस तरह का उदाहरण है जो आज के प्रसंग में इस तरह। पहली बात तो ये कि ये जिन मुद्राओं की भंगिमाओं की बात कर रहे हैं हम, वो जो पाश्चात्य पद्धति के नाटक हैं, वो चाहे आषाढ़ का एक दिन हो या आधे अधूरे हो, या सखाराम बाइंडर हो, या शांतता कोर्ट चालू हो, या ययाति हो, या तुगलक हो, उन नाटकों में काम में आने वाले नहीं हैं, नॉट एट ऑल। उनकी पद्धति अलग है, शैली अलग है। उनको अभिनीत करने के, वो शब्द बहुल हैं, वाचिक प्रधान है, वाचिक में उतार चढ़ाव चाहिए। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि बहुत विस्तार से इसकी बात करते हैं। 15वें अध्याय के आगे 16वें अध्याय छंद की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, वाचिक में ये सारे तत्व होने चाहिए, उनकी बात करते हैं। लेकिन बंधुओं, उसकी उपयोगिता पाश्चात्य पद्धति के नाट्य शैली में नहीं है। वहाँ हाँ, ऐसा नहीं है, वैसे आप चाहें और कोई योग्य व्यक्ति हो तो शेक्सपियर के नाटक को भी भारतीय पद्धति के अनुसार उसे शैलीबद्ध करके प्रस्तुत कर सकता है। कारंजन जी ने किया बर्नम, शेक्सपियर का नाटक मैकबेथ, और उसे बिल्कुल भारतीय पद्धति में किया। लेकिन रघुवीर साहब जी जैसा रूपांतरकार होना चाहिए, इतना बड़ा कवि, छंदबद्ध है, काव्यात्मक है पूरा नाटक, और इतना ही बड़ा निर्देशक होना चाहिए, तब ये संभव है। और वो भी उस तरह का जो कारण जी ने और दूसरे नाटकों में प्रयोग किए, जैसे अंधेर नगरी, ऐसे नाटकों में जो प्रयोग किए कारण जी ने, उतना सफल प्रयोग नहीं हो सका। उसके बहुत सारे कारण हैं, हम समझ सकते हैं। ये अभी समय उनके बारे में बातचीत करने का नहीं है। तो मित्रों, पहली बात तो ये कि जो नाट्य मुद्राएं हैं वो हमारी पद्धति के नाटकों को सफल रूप से संप्रेषित करने के लिए कितनी आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। उनके बिना हमारा अभिनय संभव ही नहीं है। हमारा अभिनय वो बहुत ही प्रोजेक हो जाएगा, गद्यात्मक हो जाएगा। जैसे हम दृश्य काव्य की बात करते हैं ना, काव्यात्मकता, सौंदर्यात्मकता नष्ट हो जाएगी। आप जो कुछ संप्रेषित करेंगे, उस कथानक को संप्रेषित करेंगे, लेकिन अभिनेताओं की विलक्षणता, उनके शरीर के अभिनय में अभिव्यक्ति के लिए उनके शरीर के अंग अंग की जो सुगढ़ता और एकाग्रता और शक्ति, आंतरिक शक्ति जिसकी ज़रूरत है, वो नहीं होगा। हमने बताया कि सात्विक अभिनय, सब कहते हैं सात्विक अभिनय बहुत ही कठिन है। हाँ, कठिन तो है, लेकिन असाध्य नहीं है, दुसाध्य है। प्रयत्न नहीं किया, बड़ा मुश्किल है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम इनके सफल अभिव्यक्ति के लिए क्या कर रहे हैं, क्या प्रयत्न कर रहे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन एक उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय संस्था है जिसे 100% भारत सरकार पैसा देती है, नाट्य की अकेली संस्था है पूरे देश में। उन्होंने भी नाट्य शास्त्रीय पद्धति के बारे में एक केंद्र शुरू किया है, उपकेंद्र वाराणसी में। उन्होंने 1 वर्ष का
पाठ्यक्रम शुरू किया है। नाट्यधर भी सिखाने के लिए 1 वर्ष का पाठ्यक्रम, उसमें छुट्टियां भी हैं, 4 घंटे या 6 घंटे की क्लासेस लगेंगी। तो कुल मिला के समझिए 6 महीने या 7 महीने, 6 महीने 7 महीने में वो हमारी संस्था, विलक्षण संस्था, ये सोचती है कि हम पारंगत कर देंगे अभिनेता को। हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य, जिस शास्त्रीय नृत्य ने उसका सारा उसका वो जो व्याकरण है वो नाट्य शास्त्रीय व्याकरण है। आज भी भरतनाट्यम का भी, कथक का भी मूलतः है, उसमें परिवर्तन हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो मूलतः है, वो भाव सारे नाट्यशास्त्र में है। वो चला आ रहा है, निरंतरता उसमें बनी हुई है। उसका कारण क्या है? इसी तरह संगीत, नाट्यशास्त्र में जो संगीत के संदर्भ दिए हुए हैं उसमें बहुत परिवर्तन हुए हैं, विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो धारा निरंतर, उसमें एक जो नैरंतर्य बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है? संगीत में 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे को, जिसमें देखते हैं स्वर का ज्ञान है, नैसर्गिक प्रतिभा है स्वर की, उसे सिखाया जाता है, सिखाया जाता है, घंटों रियाज किया जाता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जब लगता है कि निरंतर अभ्यास से सारी रागों पे, सारे स्वरों पर मेरे शिष्य का नियंत्रण हो गया है, तो कहते हैं बेटा अब तू परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो गया, चल आगे कर। यही बात हमारे शास्त्रीय नृत्य में है। कितने वर्षों के निरंतर प्रयास के बाद हमारे यहाँ बिरजू महाराज जैसा व्यक्ति पैदा होता है, या पद्मा सुब्रमण्यम जैसी, या सोनल मानसिंह जैसी विशेष नृत्यांगना, कितने वर्षों के, और निरंतर अभ्यास करते। आप ज़रा मालूम तो करें कि अमजद अली खां, विश्व मोहन भट्ट कैसे बनेगा कि वो आज भी इस उम्र में भी अभ्यास करते हैं, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे अभ्यास करते हैं। वो पकड़ स्वर पर और ताल पर, शरीर की लोच पर, मुद्राओं भंगिमाओं पर वो बनाए रखते हैं और तब वो पारंगत होते हैं। मित्रों, हमारी जो नाट्य मुद्राएं हैं उसकी जड़ें कहाँ हैं? जब नाट्यशास्त्र के अंतर्गत तो हमारे संगीत, हमारे नाटक में तो नृत्यात्मक मुद्राओं का भी जिक्र है और संगीतात्मक का, ध्रुवागान का, सब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह। वो अलग अलग हुए, ये अभी अपना विषय नहीं है, तो वो अलग विधा की तरह स्थापित हो गए, उनसे हमें प्रेरणा लेनी होगी। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, कथक नृत्य, कथक नृत्य में भाव प्रदर्शित नहीं किया जाता। घूंघट हो या अभिसारिका के बहुत सारे, या राधा कृष्ण के अनेकानेक प्रसंग मूलतः कथक में रहे हैं, वहाँ भाव प्रदर्शित नहीं किया जाता है, वहाँ भाव कहा जाता है। आपको शायद पता हो, नहीं पता हो तो आप चौंक जाएंगे कि भाव कहा कैसे जाता है। आज भी पूछिए आप किसी भी कथक नृत्य से, जो अच्छी तरह से, जो जिसने पढ़ा है, बिरजू महाराज या प्रेरणा श्रीमाली की शिष्याओं से, या प्रेरणा श्रीमाली से पूछिए कि ये भाव कहना क्या होता है। यानी भौं से, आँखों की पुतलियों से, नासिका से, कपोल से, ओठों से, गर्दन से, कंधों से, मुद्राओं से उन भावों को अभिव्यक्त किया जाता है जिसे वो कहना कहते हैं, दिखाना नहीं। वो दिखाते नहीं है, कहते हैं। ये है हमारी नाट्य मुद्राओं का रहस्य, जिसको हमारे नाटक में कोई स्थान नहीं मिला है। भटक गए हम, परिश्रम करने से बचना चाहते हैं, इतना अवकाश नहीं है, और इतना शायद नहीं, मैं विद्यार्थियों को, रंगकर्मियों को मैं नहीं मानता कि उनका दोष है। शिक्षण पद्धति नहीं है। इतना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो सरकार से पैसा नहीं लेती, राज्य सरकार से या केंद्रीय सरकार से पैसा नहीं लेती, और स्वयं काम कर रही हैं, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही हैं। हमारे देश में कम से कम तो
100 से अधिक नाट्य प्रशिक्षण केंद्र हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को मिलाकर। कहीं भी हम नाट्य की मुद्राओं के और भंगिमाओं की के प्रशिक्षण की विधिवत तैयारी नहीं करा रहे हैं रंगकर्मियों को, उनका क्या दोष है? इस प्रसंग में मुझे कहना पड़ा है, हमने एक प्रस्ताव जो भी केंद्रीय संस्कृत विद्यालय भोपाल परिसर उसको हम प्रेषित किया है, और हमारा विश्वास है शायद कि भोपाल परिसर इतने अच्छे तरीके से उन प्रसंगों को जो भूल गए हैं हम, जहाँ कुछ प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, रंगकर्मी वंचित है, रंगकर्मी चाहते हैं, नई पीढ़ी के लोग चाहते हैं कि हमें सिखाइए, हमें अवसर दीजिए, हम करना चाहते हैं। जिस तरह हमारा शास्त्रीय नृत्य सारे संसार में प्रसिद्ध है, जिस तरह हमारा शास्त्रीय संगीत सारे संसार में प्रसिद्ध है, उसी तरह हम भारतीय शास्त्रीय नाटक को भी देश के कोने कोने में और विदेशों में प्रचलित करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ये प्रयत्न हुए ही नहीं है। लगभग 150 वर्ष पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने पाश्चात्य पर जिसका अपन थोड़ा सा जिक्र किया, उन्होंने अपने नाटकों के ज़रिए से और अपने एक आलेख के ज़रिए से, जिसका शीर्षक ही नाटक था, उसमें पाश्चात्य पद्धति को भारतीय पद्धति को अलग अलग किया। लोकधर्मी उस वक़्त भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे बड़ी बात यह है कि वो समाज की कुरीतियों पर बहुत भयंकर वार करते थे और अपने साहित्य से, अपनी रचनाओं से समाज को जागृत करने की चेष्टा करते थे। सारे नाटक देखिए उनके काव्यात्मक हैं, एक भी गद्य में नहीं है। आपने अंधेर नगरी के बारे में सुना होगा, अरे विश्वस्य विश्वासदम देखिए, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति देखिए, जितने रूपांतर हैं उन सबको देखिए, काव्यात्मक है। क्यों है काव्यात्मक? वो दृश्य काव्य की महत्ता जानते हैं। इसी तरह रविन्द्रनाथ टैगोर को देखिए, लगभग 150 साल पहले सारे के सारे नाटक प्रतीकात्मक हैं, काव्यात्मक हैं, वो गद्यात्मक नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है। जिस तरह माइकल मधुसूदन दत्त के हैं या और बहुत सारे उस वक्त जितने भी लिखे जा रहे थे नाटक, उन सब भारतेंदु हरिश्चंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर लगभग 150 वर्ष पहले जिसकी बात सोच रहे थे, उसको फिर शंभु मित्र ने रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाटकों के माध्यम से पुनर्स्थापित करने की कोशिश की, और हबीब तंडई ने वो लोकधर्मी जो था भारतेंदु हरिश्चंद्र का तत्व, उसको प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। एक बार हबीब साहब से मैंने पूछा कि हबीब साहब, आपने भारतेंदु का कोई नाटक नहीं किया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। उन्होंने कहा, हाँ मैंने नहीं किया, लेकिन ये तुम प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, मुझे लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस नाटक की कल्पना कर रहे हैं, जो लोकधर्मी नाटक है, वो पूरी तरह से परिलक्षित है आपके नाटकों में। थोड़ी देर वो गंभीर रहे, फिर उन्होंने कहा, हाँ बात तो तुम ठीक कर रहे हो। मैंने एक बार सोचा था, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने उठा लिया तो मैंने ड्रॉप कर दिया, और फिर इस बारे में बात होने लगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा, हाँ भारतेंदु ने भी वही बात सोची थी जो मैं अपने गांव के लोगों को लेकर के सोच रहा हूँ, और मैंने भारतेंदु से कोई प्रेरणा नहीं ली, लेकिन मैं उनकी वही बात कर रहा हूँ जो भारतेंदु सोच रहे थे। बड़ा अच्छा लगा। कावलम नारायण पन्नीकर, कुटियाट्टम से मोहिनीअट्टम, सोपानम संगीत, तो संगीत, नृत्य और शास्त्रीय नाट्य, उन तीनों के समावेश से उन्होंने एक नई नाट्य शैली की संरचना की, देश विदेश में उसे प्रतिष्ठित किया। वो काम किया है उन्होंने। हम देखें तो सही ज़रा क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। रतन थिया, उनके नाटकों को देखिए, दृश्य काव्य क्या होता है उसको पुनर्प्रतिष्ठित किया उनके सारे नाटकों ने। सभी एक से एक बढ़कर एक नाटक, वो वाचिक बहुत ही गौण है उनका, दृश्य प्रधान है, दृश्य काव्य है। वो उन भारतीय नाट्य के उन सारे तत्वों को पुनर्प्रतिष्ठित कर रहे हैं, पुनर्स्थापित कर रहे हैं, और उनको हमने अपने देश में कोई स्थान नहीं दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। बंधुओं, मैंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो शायद ये पुस्तकों की नहीं है, मेरे इन्फ्लुएंसेस हैं, मेरा विश्लेषण है, मेरी अवधारणा है। बहुत मुमकिन है
क्या आप इससे सहमत ना हो? अगर सहमत नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, आपके मन में जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, आप निसंकोच उन प्रश्नों का मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक बन पड़े मैं उसका उत्तर दूँ। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह कि नाट्य मुद्राएं और उनकी सफल अभिव्यक्ति ही हमारे नाट्य शास्त्रीय नाट्य पद्धति, जिसे हम शास्त्रीय नाट्य पद्धति कहते हैं, उसका मेरुदंड है। वही है मूलतः जिसकी हमें रक्षा करनी है। और वर्तमान संदर्भ में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करना है और अपनी राह बनानी है। अगर हमें जो परंपरा, हमने नाट्य शास्त्रीय पद्धति की बात कर रहा हूँ, मैं शास्त्रीय नाटक की बात कर रहा हूँ, 800 वर्षों के अंतराल में जो हमने खोया है, हमारा सौभाग्य कि हमारे शास्त्रीय नृत्य में अलग अलग है। मोहिनीअट्टम अलग है, भरतनाट्यम अलग है, कुचिपुड़ी अलग है, कथक अलग है, कथकली अलग है, लेकिन सारी ही नृत्य शैलियों में भारतीय तत्व एक साथ मौजूद हैं। हमारी शास्त्रीय संगीत में वो कर्नाटक संगीत अलग है, रवीन्द्र संगीत अलग है, हिंदुस्तानी संगीत अलग है, उस हिंदुस्तानी संगीत में भी अलग अलग घराने हैं, लेकिन जड़ें वही हैं, नाट्य शास्त्रीय। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ भी हम जिस शास्त्रीय नाट्य की बात कर रहे हैं, उसके बहुत अलग अलग अपने, ये भरतमुनि ने कहा है, पूरे देश के लोक व्यवहार को, आचार व्यवहार को देखते हुए उन्होंने दाक्षिणात्य अलग अलग पद्धतियों की बात की है, तो हम उसी का अनुसरण करें और अपने प्रदेश की जो कलात्मक रचनाएं हैं, शास्त्रीय रचनाएं, उनको पुनर्प्रतिष्ठित करें, अपने रंगकर्मियों को उसमें अच्छी तरह पूरे प्रयत्न और मेहनत के साथ लगातार मेहनत, कम से कम 4 वर्ष का तो कोर्स होना ही होना चाहिए शास्त्रीय नाट्य की पुनर्स्थापना के लिए। 4 वर्ष के अथक परिश्रम के बिना कैसे संभव नहीं होगा। पूरी तरह से मैं संगीत का, ताल का, अभिनय का, मुद्राओं का, कुटियाट्टम में 4-5 वर्ष से के बच्चों को लेकर के उनकी चारी, मैं गया था वहाँ, देखा मैंने बच्चों को चलने का तरीका, भौं, नेत्राभिनय वो सिखाया जा रहा है, तब वो पारंगत होते हैं। तब मणिमाधव, अमानु माधव चाक्यार, मणिमाधव चाक्यार के जो उनके केंद्र थे, वहाँ से सती मार्गी या इस ऐसे ऐसे जो इसके वेणुगोपाल की कपिला जैसे बहुत अच्छे अभिनेता निकल के आते हैं परिवर्तनकारी। तो बंधुओं, यह अविसंभावी है और इसके बिना कोई और दूसरा उपाय नहीं है। साल भर के कोर्स से तो आप और कुछ नहीं, एक ज़रा सा मिश्री मावे की दुकान पे एक ज़रा सा छोटा सा कण, मिश्री मावे का कण चखा देंगे कि ये मिश्री मावा है, जा, बस मैं और कुछ नहीं दे सकता। 1 वर्ष में क्या हो सकता है? हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे पास सारे संसाधन हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, भारत सरकार देने को तैयार है, दृष्टि का अभाव है। और जो हमारे साथी रंगकर्मी हैं, नवीन रंगकर्मी, नवोदित युवा रंगकर्मी, उनके प्रति मेरी पूरी आस्था है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उन्हें अवसर दिया जाए, तरीके का अवसर दिया जाए, तो मज़ा कर देंगे, आनंदित कर देंगे। शास्त्रीय नाट्य को पुनर्स्थापित करने के लिए लालायित है हमारी युवा पीढ़ी, उन्हें अवसर नहीं मिल रहे हैं। भगवान ने चाहा तो शीघ्र अवसर भी मिलेंगे। बंधुओं, परम श्रद्धेय आचार्य भारत रत्न भार्गव जी का व्याख्यान अभी हमने सुना। नाट्य मुद्राएं विषय पर, जो कि एक बहुत कठिन विषय है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने रंग कर्मियों के हृदय में उस विषय को बैठा दिया। और जो उन्होंने भास के नाटकों के उदाहरण दिए, उससे निश्चित रूप से रंग प्रेमियों में संस्कृत रंग कर्म को लेकर एक नवीन अभिव्यक्ति और नवीन विचार आए। हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं नाट्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आचार्य गुरुवर भारत रत्न भार्गव जी को। बहुत बहुत धन्यवाद।